गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। टॉपिक चल रहा था हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसके अंदर जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी कंसीडरेशंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखिए एनर्जी कंसीडरेशंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखिए बेसिकली हम बात किस चीज की करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमने स्टडी करी उसके अंदर एनर्जी का क्या यूज होता है और किस तरह से उसमें ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं, उसके अंदर इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए एनर्जी कंसीडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो देखिए आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है अगर वो हो रही है तो उसकी जो फिजिबिलिटी है वो केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसके लिए क्या है एक गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला था। वो क्या था? गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला, दैट इज del G is equals to del H minus T del S। इसके अंदर G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी, और टी डेल एस या फिर डेल एस क्या है हमारे पास? एंट्रोपी, और टी टेम्परेचर। तो देखिए ये एक फॉर्मूला दिया था गिब्स ने, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी रिएक्शन के अंदर की वो रिएक्शन कैसे हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, उसके लिए और किस टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर डेल जी है, अगर उसकी वैल्यू भी आती है हमारे पास नेगेटिव आती है, अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए बी या फिर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो हमने कहा कि अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर डेल जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव तो उस केस के अंदर रिएक्शन कैसी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर डेल जी की वैल्यू आ जाए 0 तो उस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? वो रिएक्शन किसमें है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो देखिए आपको पता है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम k से डिनोट करते हैं, अगर हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? देखिए c किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे। किसका? रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होंगे और रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होंगे उनके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए अगर डेल जी नेगेटिव हुआ तो क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब आगे की तरफ जाएगी। और अगर डेल जी क्या होगा? पॉजिटिव, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और अगर डेल जी 0 है तो रिएक्शन कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम के लिए ही हम रिएक्शन के अंदर क्या है ये वाला साइन यूज करते हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये और बैकवर्ड के लिए ये। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसके अंदर भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो मेन रिएक्शन वाली इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब कि मान लीजिए उसको डेल जी की वैल्यू 0 है तो उस केस के अंदर जो ये साइन यूज होता है, जो दोनों तरफ से एरो यूज होते हैं, ये स्पेशली इक्विलिब्रियम के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। और अब देखिए अगर रिएक्शन हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, अगर रिएक्शन हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर तो उस केस के अंदर हम क्या लिखते हैं? मान लीजिए रिएक्शन हो रही है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नोड। तो जो ये नोड है ये क्या शो कर रहा है? ये स्टैंडर्ड स्टेट शो कर रहा है किसी भी रिएक्शन की। अगर रिएक्शन परफेक्टली किस पे हो रही है? 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? डेल जी नोड इज इक्वल्स टू डेल एच नोड टी माइनस डेल एस नोड। ये जो 0 सा है ये नोड का साइन होता है। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि ये रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए
del G नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln k, और del G नॉट माइनस इज इक्वल टू आर टी log ऑफ k, और यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं del G इज इक्वल टू 2.303 आर टी log k। ठीक है, तो ये क्या थी, वैल्यू थी। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये बात थी। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज की, थ्योरीज दी गई किसी भी रिएक्शन के लिए जो अलग अलग कंडीशंस है, मतलब कि रिएक्शन जो हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी है वो, और उसके बाद देखिए रिएक्शन के लिए और कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या है, जिसमें ऊष्मा का यूज होता है, मतलब ऊष्मा एनर्जी यूज होगी, वो रिएक्शन तो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होगी उस केस में रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं AB प्लस C, AC प्लस B, ठीक है। देखिए ये कोई रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि रिएक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी है, मतलब कि जो एटम्स हैं उनका पास पास आना जरूरी है, उनका टकराना जरूरी है। इसी को क्या बोला उन्होंने, कोलिजन थ्योरी बोला कि जो एटम्स हैं वो पास पास आएंगे और एक दूसरे से कोलाइड होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देखिए लेकिन क्या है, देखिए ऐसा फिर भी जरूरी नहीं है कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को टकरा दें और रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर इस तरह से कोलिजन होगा, इस तरह से टकराव होगा, तो क्या है, जरूर रिएक्शन हो जाएगी। तो कंडीशंस देखिए कोलिजन के लिए, कोलिजन थ्योरी में कंडीशंस फॉर रिएक्शन, मतलब कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाए, कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाए, उसके लिए क्या है, दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए कि जो ये एटम्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होने चाहिए, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, मतलब वो ज्यादा फास्ट घूमने चाहिए, और क्या है, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जानी चाहिए, इतनी सफिशिएंट मतलब एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, किसी रिएक्शन के अंदर पार्ट ले सके। तो देखिए उन्होंने ये कहा कि जो कोलिजन है या टकराव है वो ऐसे फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स के बीच में होना चाहिए जिससे क्या है कि कम से कम इतनी एनर्जी दे सके, या इतनी एनर्जी क्या कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके कि एक केमिकल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स have sufficient energy, fast moving particles या molecules have sufficient energy for a reaction to occur, मतलब रिएक्शन के होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने चाहिए, फास्ट मूविंग होने चाहिए, उनके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए सफिशिएंट कि क्या है, रिएक्शन हो जाएगी। पहली कंडीशन थी। उसके बाद देखिए जो दूसरी कंडीशन है उन्होंने कहा कि जो कोलिजन है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के मतलब जो सिरे हैं वो इस तरह से सिरे टकराने चाहिए, मतलब ये कि उनका क्या है, एक प्रॉपर तरह का ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में मतलब कि इस तरह से टकरा रहे हैं कि कोलिजन कम हो रहा है, मतलब वो टकरा रहे हैं इस तरह से चाहिए कि उनमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन हो सके या ज्यादा से ज्यादा टकराव हो सके। तो सेकंड कंडीशन देखिए क्या है कि द कोलिजन मस्ट बी हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब कि इस तरह से
होगी। तो देखिए इस केस से दो कंडीशन से क्या पता लगता है कि जो रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो क्या है रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो किस पे, रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, मतलब कि कितना ज्यादा क्या है इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब उनके पास मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, इतनी इनफ एनर्जी होगी, इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि रिएक्शन हो जाए। एक तो इस चीज में, और दूसरी किस चीज में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी हाई। इसका मतलब ये कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इन पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी ज्यादा रिएक्शंस हो रही है। अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको और भी कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कुछ और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो पहला जो है वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो कोलिजन हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम देखें तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है या उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो एक तो इस चीज पे, और दूसरा मोबिलिटी, मतलब जो रिएक्टेंट है उसके पास उनका जो रिएक्टेंट की मोबिलिटी का मतलब ये कि जो रिएक्टेंट है उनका वेट कैसा है और उनका टेम्परेचर कैसा है। तो इस चीज के ऊपर भी क्या है, किस कोई भी जो रिएक्शन है उसका रेट, मतलब कि वो रिएक्शन है किस कंडीशन में हो रही है, कैसे हो रही है, वो इस तरह से डिपेंड करेगी। और दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर में अभी बताया, ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास, कि वो किस तरह से उनमें कोलिजन हो रहा है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर भी एक तरह से क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जो क्या बताएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो शेप है, उनकी ज्योमेट्री है वो किस तरह से होगी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट्स एंड इंटरमीडिएट्स। ये तो थी कोलिजन थ्योरी। उसके बाद देखिए ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट क्या है और इंटरमीडिएट क्या है। कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के होने के लिए क्या है, कोई भी रिएक्शन है मतलब किसी भी अगर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म समझे, उस मैकेनिज्म के अंदर क्या है हमारे पास दो चीजें बनती है। एक तो बनती है ट्रांजिशन स्टेट और एक हमारे पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट क्या है पहले ये देखो, फिर इंटरमीडिएट की बात करेंगे हम। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोडक्ट में बदलने के लिए क्या है, एक एनर्जी बैरियर, मतलब एक ऊर्जा का जो क्या है बैरियर है उसको पार करना पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसकी रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए बीच में किससे गुजरना पड़ता है, एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है। और वो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत ज्यादा हाईली क्या होती है, अनस्टेबल होती है, और इसी कारण क्या होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होती है। मतलब कि किसी भी रिएक्शन होने के लिए जो उसकी हाईएस्ट एनर्जी चाहिए होती है वो हाईएस्ट जो एनर्जी बैरियर उसको पार करना पड़ता है। जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। देखिए इसको हम ग्राफ से समझेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसका हम रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट के बाद ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ये यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए मान लीजिए रिएक्शन हो रही है AB=C, ठीक है। तो देखिए बीच में क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से और ये रिएक्शन हो जाएगी AB+
इक्वल्स टू सी में आएगा AC प्लस B। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। मतलब जो इन दोनों रिएक्शंस के बीच में यहाँ पे जब ट्रांजिशन स्टेट जो आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, जो ट्रांजिशन स्टेट या जिसको हम एक तरह से एनर्जी बैरियर जो आएगा, मतलब उसको जितनी ज्यादा वो एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी लास्ट हाईएस्ट पॉइंट तक, वो उसकी क्या होगी, उसकी ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो A प्लस बी, इसको देखो इस तरह से देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। मान लीजिए हमने लिया CH4, ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे लिया प्लस H। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखो कैसे बनेगी, CH X H H इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 प्लस HX। तो जो ये बीच वाली जो स्टेट आएगी इसको हम क्या कह देंगे, ट्रांजिशन स्टेट कह देंगे। तो देखिए किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई रिएक्शन है उसको जितनी उसकी हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, किसी भी रिएक्शन के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, हमें उससे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो रिएक्शन को हम जहाँ जिस पीक पॉइंट तक एनर्जी देंगे, क्योंकि यहाँ के बाद तो क्या होगा, जब एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन रिएक्टर को कम होने के लिए जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये ट्रांजिशन स्टेट थी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो क्या होती है, दो स्टेप्स में होती हैं, और दो स्टेप्स में होंगी तो उनके अंदर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स भी दो होंगी। लेकिन क्या है, दो ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में जो लोअर एनर्जी का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है, हमने बात की कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो दो स्टेप्स में होती हैं। तो दो स्टेप्स के बीच में जो हमें हमारा लोअर एनर्जी का जो एनर्जी जो जिसकी एनर्जी कम होती है, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो दो एनर्जी के बीच में जो हमारे पास मिलेगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। इसको भी देखिए हम ग्राफ से समझते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए दो ट्रांजिशन स्टेट है और दो ही हमारे पास केस है, कोई रिएक्शन हो रही है, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन वो क्या है, दो स्टेप्स में हो रही है। मान लीजिए जब हमने रिएक्शन देखी थी, जैसे SN1 रिएक्शन हमने देखी थी, वो हमारे पास टू स्टेप रिएक्शन होती है। तो उस केस में देखें तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी इस तरह से, तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट तो कम होगी और एक ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ पे हमें हमारा क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रिएक्टेंट, ये वही पोटेंशियल एनर्जी, और ये यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक तो ये केस है, और यहाँ पे हमें जो ये मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। अब देखिए दो चीजें हैं, देखिए अगर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है और ट्रांजिशन स्टेट 2, इन दोनों में से ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये कि अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ज्यादा तो जो इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे मिलेगा वो इंटरमीडिएट हमारे पास कैसा होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए, रिएक्टेंट, दूसरी कंडीशन ये है, अब यहाँ पे वही ट्रांजिशन स्टेट 2 और ट्रांजिशन स्टेट 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, वही सेम इधर पोटेंशियल एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो इंटरमीडिएट कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, और इस कंडीशन में जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो हमने क्या कहा कि अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट 2 से ज्यादा है
लेकिन इंटरमीडिएट कितना बन रहा है, एक बन रहा है। और इस तरह से दोबारा से यहाँ पे दो है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट्स दो है लेकिन इंटरमीडिएट एक ही बन रहा है हमारे पास। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर वो किसके इक्वल होंगे, ट्रांजिशन स्टेट के इक्वल होंगे और इंटरमीडिएट उससे एक कम होंगे। ठीक है, तो ये बात थी ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट की। अब देखिए इंटरमीडिएट स्टेट का एक को देखो, ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखिए हमने ड्रॉ किए और ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं कि जो ये दो तरह के हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, स्टेबल इंटरमीडिएट कब बनेगा और अनस्टेबल इंटरमीडिएट किस कंडीशन में बनेगा। तो ठीक है, उसके बाद देखो मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है, उसके बाद उसकी ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसकी ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर लास्ट में हमारे पास आया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या है, रिएक्टेंट फिर ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर इंटरमीडिएट फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड देन प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट मिल रहा है, लेकिन क्या है जो इंटरमीडिएट ये मिल रहा है ये क्या है, दोनों ही ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जीज है उनसे क्या होता है, लो एनर्जी, मतलब इनकी इसकी इंटरमीडिएट की एनर्जी होती है वो लो होती है और इसी कारण क्या है ये ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए और जो इंटरमीडिएट होता है ना उसकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। मतलब क्या है, इस इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हम ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा सकते। और हमने चैप्टर के अंदर इंटरमीडिएट और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है, जितने भी तरह के कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रोजन, हमने सबकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी भी किया है। ठीक है, तो ये थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है कि वो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की स्टेट होती है और ये क्या होता है, दो हाई एनर्जी स्टेट के बीच की जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है वो होती है स्टेट इसकी। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए ट्रांजिशन स्टेट है किसी भी रिएक्शन में उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरमीडिएट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। उसके बाद देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, एक या दो प्रोसेस के अंदर होता है, जो इंटरमीडिएट है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा दो या फिर दो से ज्यादा प्रोसेस के अंदर होगा। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट तो मिलेगी लेकिन इंटरमीडिएट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इसकी ट्रांजिशन स्टेट की कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, लेकिन इंटरमीडिएट्स है उनकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री या शेप होती है। अब इसमें देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट है उस कंडीशन के अंदर क्या है कि उसके कुछ बॉन्ड टूटे हुए होते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, नए बन जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसके कुछ क्या होते हैं, रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड टूट चुके होते हैं और कुछ नए बनने वाले होते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन क्या है इंटरमीडिएट के अंदर क्या है, उसके जितने भी बॉन्ड है रिएक्टेंट वाले बॉन्ड है वो पूरी तरह से क्या हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट के बीच में। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती और ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था ये डिफरेंस। अब देखिए इसके बाद एनर्जी फैक्टर। तो एनर्जी फैक्टर क्या है, एनर्जी फैक्टर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दिया E is equals to E एक्टिवेशन अपॉन